Hello and welcome to the Think Fest today's discussion. I have with me Dr. Ishrat Hussain, advisor to the federal government on institutional reforms and austerities with the status of federal minister. Dr. Ishrat Hussain not anecdotally, needs no introduction. He's a well-known figure. He has been at the helm of affairs for a very long time. And now we get a chance to know more about Dr. Ishrat through a book which has been written by Mr. Saptan Naqvi on his life and on his works. The book is called Unraveling the Gordian Knot, Works and Words of Dr. Ishrat Hussain. Dr. Ishrat, welcome to the discussion and welcome to this book launch. Thank you. How do you feel about book written about you? You have been a book reader all your life, reading about people. I think I would start with that. How does it feel? I feel very humbled and privileged that somebody had taken time and efforts in order to write something about me. I was never expecting that perhaps in my lifetime there would be a book on me, but it's very nice of Saptan to have worked hard, interviewed about 50 people inside and outside Pakistan, and had a lot of research done to compile this edition of the book. Thank you. So the book has been aptly called Unraveling the Gordian Knots. And if I take liberty for going to Urdu, and आपको भी शायरी से बहुत दिलचस्पी है, so there is a मशहूर शेर, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी उलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है, गुत्थी सुलझे. So this is like गुत्थियां सुलझाना, and you have been unraveling these Gordian knots for now 6 decades. So I was just what does drive you? What drives you? Yet that you've been going on and on from one experience to another, from one institution and to another. देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए. हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं अच्छा कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, फिर हमारा करियर जो है वो आगे चला जाए. इस तरह से गाड़ी जो है वो चल रही है. बट मेरी शुरू से कुछ एक ख्वाहिश थी कि जिंदगी में जब मैं अपना मिशन पूरा करूं तो लोग कहें कि जी इसने ये अच्छे काम किए हैं और ये बुरे काम किए हैं, दोनों की बात होनी चाहिए. तो उस मिशन के लिए, और सबसे बड़ा जो मेरा मिशन था वो था कि पाकिस्तान एक बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, जहां गुर्बत है, जहां इलिटरेसी है, जहां लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है. इस मुल्क को कैसे हम सब मिलकर आगे तरक्की की तरफ लेके जाएं. तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, और मुझे ख्याल आया कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मौका आपको प्रोवाइड करती है कि आप इसकी मुल्क की कुछ थोड़ी बहुत खिदमत करना चाहें तो वो कर सकते हैं. तो ये था मेरा इरादा जो मैंने शुरू किया है अपना करियर. अब करियर से पहले अगर लाइफ की तरफ जाएं, सो आपकी पैदाइश आगरा हिंदुस्तान में हुई 1941. अब साल तो बताना पड़ेगा, किताब में भी लिखा हुआ है. तो दैट इज लाइक 8 decades ago. सो आपको याद है आपके खानदान ने हिजरत की आगरा से सूरत से कराची और फिर हैदराबाद. डू यू रिमेम्बर दैट जर्नी? हाउ वाज दैट? यू यंग, और व्हाट डिड योर पेरेंट और फादर टोल्ड यू अबाउट? व्हाट आर द मेमोरीज? थोड़ा सा तो मुझे नहीं याद है, थोड़ा सा याद है, लेकिन जो मुझे याद है कि मैं सी सिक हो गया था और मुझे जहाज पे बड़ी उल्टियां आ रही थी, ये मुझे याद है. लेकिन जो सबसे मेरे साथ एक हादसा हुआ वो ये कि मलीर में हम जब कैंप में रह रहे थे तो उस वहाँ मिट्टी और धूल इतनी ज्यादा होती थी कि मुझे वहां पर खारिश शुरू हो गई सारे बदन पर, और उससे मैं काफी परेशान रहा. और उस जमाने में कोई डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं होते थे, दवाइयां भी नहीं थी, पाकिस्तान नया नया बना था, कोई जान पहचान भी नहीं थी. तो उससे मुझे काफी याद है कि मुझे बहुत परेशानी हुई थी उससे.
और फिर मैं अपने नौजवानों के लिए आगे लेके चलता हूँ, वो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान असल तो लोगों की जिंदगियों के साथ लिखा गया है जिन्होंने स्पेशली हिजरत की। तो आप हैदराबाद पहुंच गए, हैदराबाद सिंध, एंड व्हाट वाज द सिटी लाइक, व्हाट वाज द स्कूल लाइक, कॉलेज, क्या वहां पे कोई बड़े, कोई आलीशान किस्म के कॉलेज स्कूल थे या नॉर्मल थे, या कैसी आपकी तालीम थी? क्योंकि जितनी आपने अकम्पलिशमेंट की तो शायद गुमान ये गुजरता है कि बहुत ही कोई शानदार किस्म का आपका आगाज होगा, या कोई एचएसएन या इस लेवल की कोई तालीम होगी। तो कैसी तालीम थी वो, कैसा नहीं, तजुर्बा देखिए, था सर? हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत शहर था। हम्म। और उस जमाने में आ, उसको कहते थे पेरिस ऑफ सिंध। अच्छा इतना जी। साफ सुथरा शहर था वो। लेकिन उसके बाद तो फिर कंजेशन हुआ, लोग आ गए, और वहां पर एक अफरा तफरी हो गई हिजरत की वजह से। जिसको जो मौका मिला उसने उस पर कब्जा कर लिया। तो वो शहर तो अपनी जो इतनी प्रेस्टीज था वो खत्म कर हो गई थी उसकी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद था। हमारी 4 आने फीस थी, लेकिन हम्म। टीचर्स जो थे वो इतने जबरदस्त कमिटेड टीचर्स थे कि वो स्कूल के नॉर्मल टाइम्स के बाद भी रुकते थे, और अपने उन शागिर्दों को जिनकी कोई कमजोरी होती थी उनको वो एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे, बगैर एक्सक्यूज मी, बगैर कोई पैसे लिए हुए। सबसे अच्छी बात यह है। और उनकी तनख्वाहें भी आजकल के टीचर्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती थी। लेकिन हम्म। उनको एक किस्म की लगन थी कि हमारे शागिर्द जो हैं वो पढ़ लिख कर इतने आलीशान मुकाम पे पहुंचे कि हम फख्र हम्म। से कह सकें कि ये मेरा शागिर्द है। ये सबसे अच्छी बात थी। मैं कमजोर था ज्योमेट्री में और ड्राइंग में। मेरे टीचर जो थे वो मुझे एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे जिससे मैं कैचअप करता था। और मेरे और जो दूसरे क्लास फेलो से उनके डिफरेंट सब्जेक्ट से, लेकिन हर टीचर आता था। ये चीज जो है वो पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। अब आप देखें, ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, प्राइवेट हम्म। स्कूल्स चल रहे हैं, लाखों की फीसें हैं, लेकिन पढ़ाई का जो म्यार है वो आपको पता है कि कमिटमेंट जब तक टीचर्स की नहीं होगी उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आप कुछ भी कर लें, तालीम का म्यार जो है वो खत्म होता चला जाएगा जिस तरह हो रहा है यहाँ पर। तालीम पे हमारी बहुत सारी गुफ्तगू रहेगी, मैं इस पे बहुत ज्यादा मुश्ताक हूँ। हम जब पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें यह पता लगता है कि उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत कंट्रीब्यूशन था। अ, अंग्रेजों के बनाए हुए इदारों का भी था, गवर्नमेंट कॉलेज के लोग भी थे, बाकी भी थे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम अलीगढ़ लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके, जबकि वो लुटे पुटे लोगों ने, सर सैयद ने और उनके रफका ने एक इदारा खड़ा कर दिया, उन्होंने लोगों से पैसे मांगे, भीख तक बल्कि मांगी, क्या क्या नहीं किया। मगर अब वो क्या, हम खुद जब आजाद हुए, सरकारी वसाइल भी हमारे पास हैं, हम उस तरह का इदारा नहीं बना सके। आप क्या देखते हैं पुराने लोगों को और अब को, और क्या वजह है? देखिए, ये आपकी बात सही है कि अलीगढ़ जैसा हम बना ना सके, लेकिन हालात के साथ साथ जो हमारी ज़रूरियात होती हैं और जो हमारी डिमांड होती है वो भी चेंज होती है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फर्स्ट रैंकिंग काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं। आईबीए कराची है, लम्स है, नस्ट है, ये कॉमसेट्स हैं, और आईएमएस पेशावर है, बिटुमस क्वेटा है, आईबीए सक्कर हैं। इनके जो निकलते हैं ग्रेजुएट्स वो मेरा हम्म। ख्याल है कि वर्ल्ड क्लास हैं, उनकी कोई ऐसी कमी नहीं है। बट ये सारी दुनिया में होता है कि आपके यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रेजुएट्स का। कुछ टॉप पे बड़े अच्छे होते हैं, मिडिल पे मीडियोकर्स होते हैं, और मेजॉरिटी जो होती है वो ऐसी होती है कि जो एम्प्लॉयबल भी नहीं होते। ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज का एक पैटर्न है, और पाकिस्तान भी उसी पैटर्न में फॉल करता है। मैं थोड़ा सा दोबारा आपकी स्टूडेंट लाइफ में जाना चाहूंगा, क्योंकि किताब में उसका तज़किरा बड़ा दिलचस्प है। और उसमें बड़ी दिलचस्प जो बात है वो ये है कि आपने सारे जो तालीमी मराहल हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी तय कर लिए। को 12-13 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया,
18-19 साल की उम्र में, 19 में गालिबन 2 ग्रेजुएट डिग्रीज भी ले ली, 20 साल की उम्र में लेक्चरर या प्रोफेसर हो गए, बल्कि बाद में पीएचडी भी शायद 18-20 महीने में कर ली अमेरिका से, और जहां पे हम खुद जब पढ़ने गए तो उन्होंने कहा 5-6 साल लगते। तो ये कैसे आप कर लेते हैं या कर लेते थे कि आप थोड़े से टाइम में डिग्री ले ली? ये क्या इसकी, हमारे स्टूडेंट पंजाबी में कहते हैं गिदड़ सिंगी, इसकी क्या है गिदड़ सिंगी? देखिए उमर, बात यह है कि ज्यादा यंग एज पर पढ़ने से नुकसान भी होता है। मेरे फादर मरहूम जो थे वो बड़े एम्बिशियस थे मेरे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेटा था, तो वो बड़े एम्बिशियस थे। तो उन्होंने मुझे होम क्लासेस और कोचिंग करवाई, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली 7th ग्रेड में एंटर हुआ, और इसलिए मैंने जल्दी से वो अपना मैट्रिक कर लिया। लेकिन उसका नुकसान भी है, और मैंने बड़ी उससे आपको साफ दिली से बताया है अपनी किताब में कि मेरे लिए इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया, अपनी कोई फिजिकल हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो मेरा जो कद था वो छोटा था और मेरी उम्र कम थी। जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो सारे बच्चे, लड़कियां और लड़के जो थे वो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा थे, लंबे तड़ंगे थे। तो मुझे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरा मजाक उड़ता था, आई बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। तो इसका नुकसान भी होता है, ये नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लें। अगर इफ आई हैव टू लिव अगेन, आई थिंक आई विल गो थ्रू द नॉर्मल साइकिल, जिसमें कि आदमी काम भी करे, पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ भी तवज्जो दे। बट यू मेड अप फॉर दैट। और वैसे आपने एक दो आपने अपने खासे बनाए, एक तो ये था कि आप डिबेटर बहुत अच्छे थे, और दूसरा ये कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। तो डिबेट आजकल मैं बहुत डील करता हूँ यंग लोगों से, और मैं देखता हूँ कि थियरी या किताबें तो कहीं जगह, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें बड़ा लैक है। तो क्या वजह है आपकी, अपनी याद करें कि उस वक्त डिबेटिंग को कैसे इनकरेज करते थे, और आजकल से कंपैरिजन क्या आप देखते हैं? देखो उमर, ये जो मैंने डिबेटिंग शुरू की ना, वो रिएक्शन था। रिएक्शन मेरे पास दो तरीके थे। या तो मैं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होके बिल्कुल अपनी सेल्फ एस्टीम को खत्म करता और वैसे के वैसा रहता जैसे दूसरे लोग मुझे देख रहे थे। मैंने तहिया किया कि नहीं, आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग, और किस तरह से मैं इनको रॉन्ग प्रूव करूंगा। तो मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया अपने सब्जेक्ट्स के अलावा। मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने फिर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री वगैरह पढ़नी शुरू की। फिर डिबेटिंग की मॉक एक्सरसाइजेस मैं करता था, और मेरे एक टीचर थे, वो मुझे कोच करते थे कि मैं किस तरह से डिबेटिंग करूं। तो शुरू मैंने इस तरह से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता हुआ मैं अपनी डिबेटिंग टीम में आ गया। डिबेटिंग टीम से फिर मैं ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा, और उसकी वजह से जो मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो खत्म हो गया। मुझे इतना उसकी तरफ से एक कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और वो जीता। तो आई प्रूव देम रॉन्ग कि तुम जो मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे इस निगाह से देखते थे, यू वर रॉन्ग। सो उसका एक पर्पस था जिससे मैं ये डिबेटिंग में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया। मेरा कोई इरादा नहीं था जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हम अब जब आपको देखते हैं, हमारी न्याजमंदी है आपको, वैसे भी गवर्नमेंट में भी देखते हैं, बीइंग मतलब फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस पे होते हुए भी, यू काइंड ऑफ स्टीयर क्लियर ऑफ द पार्टिजन पॉलिटिक्स, जो नॉइजी एक पॉलिटिक्स है, जो आम हमारे सियासत है। मगर मैं भी पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि आप बड़े जोशीले तालिब इल्म सियासतदान थे, एंड यू वुड मतलब जलसे जुलूस भी करते थे। और आपने एक स्टूडेंट, एक पूरे पाकिस्तान की, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान भी था, एक जॉइंट एक फेडरेशन बनाई, उसके भी आप नायब सदर बने, जिसमें ढाका से कोई था, कोई पेशावर से था। तो उस वक्त की सियासत करते करते फिर कब आपको ये हुआ कि ये सियासत से बच के अब थोड़ा सा चला जाए, या वो तजर्बा कैसा?
ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 58 का मार्शल लॉ आ गया, और 58 का जब मार्शल लॉ आया तो उन्होंने सारी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी वो खत्म कर दी। मेरा अपना जो था उस वक्त इरादा, क्योंकि मैं सिंध यूनिवर्सिटी का भी जनरल सेक्रेटरी था यूनियन का, उसके बाद फिर मैं नेशनल यूनियन का भी था, तो मेरा ध्यान यही था कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाऊं। उस जमाने में पॉलिटिक्स बड़ी साफ सुथरी होती थी, आज की तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी। मुझे याद है कि आप ये देखें कि सिटी मुस्लिम लीग का वहां इलेक्शन होता था, और उसमें सारे मुस्लिम लीगर्स उस हैदराबाद शहर के वो वोट देने जाते थे, वहां नॉमिनेशन नहीं होता था, और वो जो सिटी मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट होता था वो अपने आपको असर्ट करता था प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग में। तो एक किस्म का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था जो मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो मार्शल लॉ आ गया, यूनियंस जो थी, स्टूडेंट्स यूनियन तो चलने दी उन्होंने, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सारी खत्म कर दी। तो फिर मैंने कहा कि अब सेकंड बेस्ट सोल्यूशन क्या है, अगर मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाता हूँ तो मैं अपनी सिविल सर्विस की इम्तिहान की तैयारी करूं। तो इस तरह से मैं इस तरफ आया हूँ। लेकिन इम्तिहान से पहले आपको मौका मिला तो आप कनाडा भी गए, वैंकूवर में। वहां पे भी आपको मौके, जाहिर है ये 1960-61 की बात होगी, या जी उससे पहले शायद। तो जी अब जी कनाडा पे आप जा रहे हैं, एंड यू आर हार्डली अ टीनेजर जब आप वहां जी। पे गए। तो उधर आपको ख्याल नहीं आया कि इधर ही रुक जाऊं, यंग बंदा, टीनेजर, उस कनाडा, नया मुल्क, अंग्रेज और उनकी मतलब रंगीनियां और एवरीथिंग। तो उससे बिल्कुल पहले आपकी बात बिल्कुल आपकी बात सही है। वहां जैसे मैंने एमएससी किया तो उस जमाने में कनाडा में काफी लिबरल माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसी थी। तो डाउ केमिकल्स वाले कैंपस पे इंटरव्यू करने आते थे और वहीं जॉब ऑफर करते थे। तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया और कहा तुम्हें इसके साथ साथ हम सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। देखिए ये 61 की बात है, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल इसकी परवाह नहीं थी कि मैंने कनाडा की नेशनैलिटी लेनी है। मैंने कहा जी मैंने तो अपने मुल्क वापस जाना है और मैंने कोई आपकी नौकरी नहीं करनी है। तो वो जब आपका क्लियर माइंड हो कि आपने करना क्या है, वरना बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे वो बहक गए उसमें और वो वहीं रह गए, वो वापस नहीं आए पाकिस्तान, क्योंकि उनको इतनी अच्छी नौकरियां मिल गई। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो कहते हैं यार तुम बेवकूफ हो, पाकिस्तान में तो तुम्हें कभी इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि आते के साथ ही तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद तुम मॉर्गेज पे घर ले लोगे और इतनी शानदार जिंदगी गुजारोगे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने तो पाकिस्तान जाना है। तो ये मुझे वहां पर बिल्कुल ऑफर हुई थी। तो ये बात ठीक है, अगर आपकी फोकस हो कि आपने करना क्या है, देन यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, एंड यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज। अच्छा, जी सिविल जी सर्विसेज में भी हमारे बहुत से सिविल सर्वेंट दोस्त भी देख रहे होंगे। तो सिविल सर्विसेज में यू ज्वाइंड अब, एनीवेज उससे पहले भी ये डिस्कशन है, वो भी वैसे सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्टिव होगी कि आपका बैकग्राउंड जो है वो तो साइंस का है, आपने जी जी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की, और सिविल सर्विसेज में अभी भी उस वक्त भी अंग्रेजी और हिस्ट्री और लॉ और इकोनॉमिक्स, इन किस्म के मज़ामीन की ज्यादा थी खपत कह लीजिए, या उनका इस्तेमाल कह लीजिए। तो ये चैलेंज नहीं आपको फील हुआ कि एक साइंस से सोशल, लिबरल आर्ट्स या इस तरह के मज़ामीन को कैसे कोप किया? हमारे तो आजकल स्टूडेंट कहते हैं जी हमसे पढ़ा ही नहीं जाता अंग्रेजी, सारे फेल हो जाते हैं अंग्रेजी में, 90% लोग, आपने देखे हैं रिजल्ट्स को भी। ये बात सही है आपकी। देखिए इंग्लिश में तो मुझे थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंस था कि मैं बाहर इंग्लिश से में आए थे पास हो जाहिर जाऊंगा, वो है। तो था। लेकिन मुझे और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने थे। केमिस्ट्री तो 200 मार्क का था, उसके बाद मैंने और भी ऑप्शनल लेने थे। तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स भी अपने साथ मिलाए। और मैं 2 साल तक, जब मैं सिंध यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, बाकायदा ये चीजें पढ़ता था और अपने आप को तैयार करता था कि मैं सीएसएस के इम्तहान में कामयाब हो जाऊं। तो इसके लिए भी
मेहनत करनी पड़ती है। लोग समझते हैं कि आपने शॉर्टकट मार के कोई गाइड्स ले ली, कोई हाँ जी। क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लिए, वो हाँ। बेवकूफी करते हैं अपने आप के साथ, वो अपने को धोखा देते हैं। तो जब तक कि आप दिल लगा के मेहनत से और बुरत न रखेंगे किसी सब्जेक्ट पर, तो वो आप नहीं आगे जा सकते। और मुझे उसका फायदा हुआ कि मैं बाद में पाकिस्तान में 6 पोजीशन पे आया, मेरिट की लिस्ट पे आया। तो 6 में। ज्यादातर लोग जो थे वो लिबरल आर्ट्स के थे, मैं साइंस का था। हम्म। अच्छा, आप सिविल सर्विस पे डॉक्टर साहब थोड़ी सी, सिविल सर्विस में आपका यू बिलोंग टू 1964 का बैच। अच्छा, जी जी बाकी बैच तो आते और जाते रहते हैं, ये 64 का बैच बड़ा मशहूर है, जी। व्हाट वन से फेमस है या इनफेमस है। और ये क्या है 64 का बैच? ये कोई कल्ट है कहते हैं, कोई ये बड़ा नहीं, इस तरह के हैं जिस तरह अमेरिका में स्कल एंड बोन्स हैं, और इस तरह के कोई ग्रुप है जो कि पूरे मुल्क में बहुत अरसे तक हुक्मरान रहा है? ये क्या है 64 का बैच, डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, फॉर दोज हु आर जेलस, वो हाँ तो जी। और कुछ बताएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि दिस बैच कंसिस्टेड ऑफ द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। कोई हमारे 8 या 10 तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूएस, कनाडा के पढ़े हुए थे। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, आपको तो पता है कि वहाँ के कितने जबरदस्त स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो 7-8 वहां से थे। फिर ईस्ट पाकिस्तान से भी ढाका यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स थे वो सारे हमारे बैच में थे। लेकिन रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। फारूक लगारी became the president of Pakistan. Shahid Hamid became the governor of Punjab and defense minister. Moin Afzal became the secretary general of finance. Abdullah Mehman Marhum became minister for irrigation and water resources. मैं नाम आपको गिनवाऊं तो आपको पता होगा कि everybody excelled in their lives and every बैचमेट ऑफ माइन बिकेम द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। 22 ग्रेड तक वो सारे के पहुंचे। वो इस वजह से नहीं कि उनकी सिफारिशें थी या उनको किसी ने नवाजा था, वो अपनी कॉम्पिटेंस की और इंटेग्रिटी की बेसिस पर आए। और हमारे 3 या 4 ऑफिसर जो थे वो करप्शन के चार्जेस पे निकाल भी दिए गए थे। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास सारे फरिश्ते थे, हमारे पास शुरू में कुछ लोग ऐसे भी आए थे, फिर उनको निकाल दिया था, लेकिन जो बाकी रह गए थे they did extremely well, so the results speak for themselves. अब सिविल सर्विस पे डिस्कशन आपने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। उस वक्त ये कहा जाता था कि सिविल सर्विस का जो तस्वर है, जो हम भी अब पढ़ते भी हैं और एक आइडियल भी होता है, दैट इज अ जेंटलमैन, समवन हु हैज इंटेग्रिटी, समवन हु हैज कैरेक्टर। अब मैं ये मेरे ज़हन में सवाल आया, चूंकि मैं अब सिविल सर्विस से सवाल इतने ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें फिर बंदे का शायद कोई पर्सनल आ जाए कि जी आप ये चीजों के बारे में सोचते हैं प्रॉब्लम, लेकिन मैं ये रह नहीं सकता कि आप सिविल सर्विस तो रिफॉर्म हो जाएगी, उसमें इंस्टीट्यूशन भी बन जाएंगे, लेकिन सिविल सर्वेंट जिनमें कैरेक्टर और इंटेग्रिटी होगी वो कैसे आएंगे, या उसको कैसे इंश्योर किया जाए? देखो उमर, हमारे जमाने में सब टैलेंटेड, ब्राइट यंग मैन एंड वुमेन की जो प्रेफरेंस होती थी कि वो सिविल सर्विस में जाएं, क्योंकि उसमें एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आपको तनख्वाह तो कम मिलेगी, लेकिन आप किसी अपने इलाके की एक ऐसी खिदमत करेंगे कि लोगों की जिंदगी बदल जाए। अब ये चीज जो है वो अब खत्म हो गई है। अब आपके पास ब्राइट एंड द बेस्ट जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी तनख्वाहें जो हैं वो तो वैसे ही खत्म की हैं। सिक्योरिटी ऑफ जॉब भी आपने खत्म कर दी है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी अब उनको नहीं है। जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं और जो खराब परफॉर्मर्स हैं उन पे आपने कोई फर्क नहीं रखा हुआ है, और हर एक जो है वो जाके 22 ग्रेड ले लेता है। सो इस तरह से तो सिविल सर्विस नहीं चलेगी। हमारे जमाने में बड़ा एक किस्म का डिस्टिंक्शन था कि ये अफसर जो है ये बड़ा करप्ट है, इसको निकालो, ये अफसर जो है बड़ा हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है और इसने काम किया हुआ है, इसको आगे जाने दो। ये डिस्टिंक्शन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक आपकी सिविल सर्विस में अच्छे लोग नहीं आएंगे। मुझे बड़ी
फख्र के साथ आपको ये बात बतानी चाहता हूं कि जब मैंने 15 साल पहले स्टेट बैंक को रिफॉर्म किया था, तो मुझे पिछले दिनों जो उनका नया बैच आता है, जैसे आपने मुझे अपनी एकेडमी में बुलाया था, तो स्टेट बैंक वालों ने अपनी एकेडमी में बुलाया जो नए प्रोबेशनर्स आए थे। आई कैन टेल यू द 25 boys and girls were from the topmost universities of Pakistan. कोई लम्स के थे, कोई आईबीए के थे, कोई नस के थे, जो भी आप नाम ले लें वो वहां पे के थे। क्यों? उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 85,000 रुपीज है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन देती है। आप 35,000 देते हैं। फिर वहां पर स्टेट बैंक में 40 साल का बच्चा या बच्ची जो है वो जाके डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि वहां सीनियरिटी पे प्रमोशन नहीं होती है। तो ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि जी हम तो गवर्नमेंट में जाएंगे तो हम तो 5 साल इंतजार करें कि हम 18 में जाएं, मल्टीनेशनल में तो हम नहीं करते, ये स्टेट बैंक में हमें जा रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे ब्राइट एंड बेस्ट को। जो मेरा एम है, जो मैं इस वक्त स्ट्रगल कर रहा हूं कि सिविल सर्विस को इतना अट्रैक्टिव बना दूं कि जैसे पहले हमारे बेस्ट और ब्राइटेस्ट आते थे वो आने शुरू हो जाएं दोबारा। उस पे मैं थोड़ी एंड पे डिस्कशन दोबारा करेंगे जो लेटेस्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा रेमिनेंस आपको ले जाना चाहता हूँ, मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट हुआ, हमारे पढ़ने वालों को भी होगा जो इसको पढ़ेंगे। आप बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त था, उसमें काफी देर रहे। पहली इनकाउंटर आपका हुआ अख्तर हमीद खान के साथ, लेजेंड हैं वो, कोमिला में। वो क्या उसके आपके तासुरात हैं, कैसी शख्सियत थे वो, और इसी सिविल सर्विस से इतने एक अनदर फॉर्म ऑफ रिफॉर्मर और बहुत ही नॉन कन्फॉर्मिस्ट, तो क्या आपका तजर्बात हैं, क्या आपकी याद है उसके उनके बारे में? देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मेरा जो एक पर्पस था वो ये कि हमारे मुल्क से गुर्बत कैसे खत्म हो, उसका मैंने चश्मदीद जो वाकया देखा वो अख्तर हमीद खान की शख्सियत में देखा। उन्होंने ये पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट बनाई थी, पेशावर में भी और कोमिला में। और उसका मकसद ये था कि हम जैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कॉलोनियल माइंडसेट छोड़कर कि हम बड़े ब्राउन साहब हैं, हमें उन्होंने हकीकत बताई कि देखो ये तुम्हारे मुल्क की हकीकत है, यहाँ पर तुमने जब तक गरीबों की इज्जत नहीं करनी है और उनका स्टेटस नहीं बढ़ाना है और उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है, ये मुल्क नहीं जाता। वो प्रैक्टिकल तरीके से विलेजेस में जाते थे और वहाँ कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करते थे, उनको एम्पावर करते थे, उनकी बातें सुनते थे और उनके मसाइल हल करते थे। ये हमें ट्रेनिंग दी गई। सो इट जाइव विथ माय ओन प्रायर्स। मैंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त काम है और उसकी वजह से मैंने बहुत सीखा उनसे और मैंने अमल भी करने की कोशिश की। नॉट टू दिस एक्सटेंट जो कि उन्होंने किया हुआ था, ही वाज अ जायंट इन हिज, लेकिन टू द लिमिटेड एक्सटेंट मैंने पटवाखाली में भी, चिटागोंग में भी, शिकारपुर में भी, नवाबशाह में भी, जहां जहां मेरी सर्विस थी मैंने ये करने की कोशिश की। रूरल कम्युनिटीज में या हमारा एक जो ट्रेडिशन है हमारी सिविल सर्विस की भी, उसमें ये है कि लोग जुबानें सीखते हैं। अच्छा, यू सीम टू बी वेरी गुड विद लैंग्वेजेस। आप माइग्रेट करके आए लेकिन आपने सिंधी भी सीखी, आप वहाँ पे हैदराबाद में और जामशोरों में। अच्छा, बंगाली में एक वो वाकया बड़ा मशहूर है, मैं आई वॉज रियली अम्यूज्ड बाय दैट, कि व्हेन द लोकल गवर्नर, क्या नाम है उनका, जो मुनीम खान, वो आपको फोन करते हैं किसी क्राइसिस में, तो आप उनसे बंगाली में बात करते हैं और वो समझते हैं कि आप बंगाली है। वो क्या वाकया था और बंगाली आपने कैसे सीखी? देखिए, वो हुआ ये था कि मैं चिटागोंग में एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर था। मेरा डिप्टी कमिश्नर जो थे वो चले गए थे छुट्टी पर और एक बहुत बड़ा फ्लड आया चिटागोंग में। तो मैंने उसको रिक्विजिशन किया, सारी जितनी भी वहां पर रिसोर्सेस थे, नेवी था, पोर्ट ट्रस्ट था, लोगों को मैंने वहां से इवैक्यूएट कराया और मैं उनको वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स जो थी छोटी बहुत,
और स्कूल्स और कॉलेजेस में वहां पे माइग्रेट करा दिया। मुनीब खान उस जमाने में वेस्ट पाकिस्तान लाहौर आए हुए थे, कोई उनकी वहां मीटिंग थी। तो जब उनको पता चला कि इतना बड़ा सैलाब आया है, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं एक्टिंग डिप्टी कमिश्नर था, तो वो समझे कि मैं कोई वहीं का लोकल हूँगा। तो उन्होंने बंगाली में बात शुरू की, तो मैंने बंगाली में जवाब देना शुरू कर दिया, और उन्होंने पूरी मैंने रिपोर्ट दे दी कि इतने लोग अफेक्ट हुए थे, उनको इतना इवैक्यूएट किया, इतनी बोट्स थी, सब कुछ मैंने बता दिया। तो दूसरे रोज वो लाहौर से डायरेक्ट चिटागोंग आए, तो कहने लगे कि उसको बुलाओ डिप्टी कमिश्नर को जिसके साथ मैंने बात की थी। तो कहते ये तो डिप्टी कमिश्नर जो है इस वक्त वो तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का है। कहते नहीं नहीं वो बंगाली है। तो फिर मुझे बुलाया गया, तो मैंने फिर बंगाली में बात की, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहते हैं कि तुमने तो मुझे बिल्कुल ऐसे कन्विंस कर दिया कि मैं जैसे किसी बंगाली ऑफिसर के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती थी कि गवर्नर साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया इस वजह से। लेकिन हम सब ने देखा, पीपल हैव फॉन्ड मेमोरीज। अब ये बात चारा नहीं किए बगैर आपकी लाइफ में भी बड़ा रोल है उसका। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वो किताब में बड़ा दिलचस्प मौका है आपकी कि यू आर बैक, 2 दफा वापस आ गए, सिंध में कराची में रहे, फिर यू आर गोइंग अब्रॉड पढ़ने के लिए विलियम्स कॉलेज में, और जी फिर हाँ। यू डिसाइड, यू हैव दिस थिंग कि यू वांट टू गो थ्रू ढाका, और हम्म। आपने ढाका के जरिए आप बाहर गए। व्हेन यू लैंडेड देयर, गालिबन वो 71 का मिड था। जी जी। तो यू सॉ कि ऑल दिस केओस एंड क्राइसिस एंड बर्निंग एंड द कंट्री इज स्लिपिंग। सो अगर उस वक्त आपसे कोई पूछता कि ये जो हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है उस वक्त, अभी तो यू हैव अ बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, किताबें भी पढ़ी हैं, देखा भी है, एनालिसिस भी, उस वक्त द काइंड ऑफ स्टेट यू आर इन, द कंट्री यू हैव रियली एम्ब्रेस्ड, द पीपल यू हैव एम्ब्रेस्ड एंड दे आर जस्ट नाउ गोइंग अवे, तो आप क्या जवाब देते, क्या कहते कि ये क्या हो रहा है उमर, और ये क्यों हो रहा है? देखो एक चीज हमें ख्याल करनी चाहिए हम्म, कि आपने लोगों की लैंग्वेज और एथनिक बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट देना है। आप उनके ऊपर कोई एलियन लैंग्वेज या एलियन कल्चर जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते। हमने गलती ये की कि हमने कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ एक लैंग्वेज होगी और वो होगी उर्दू। ये नहीं कहा कि हमारे मेजॉरिटी जो है वो बंगाली स्पीकिंग है, हमारी 2 नेशनल लैंग्वेजेस होंगी, एक उर्दू और एक बंगाली। वो बाद फेब्रुवरी, में कहा, लेकिन उस वक्त तक देर हो गई बहुत, नहीं बाद वो में तो शायद। देखिए, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। फेब्रुवरी 1951 में लैंग्वेज के राइट्स हुए वहां पर और स्टूडेंट्स मरे, और वो हर साल उसको वहां पर कमेमोरेट करते थे, और वो तादाद जो थी वो बढ़ती चली जाती थी हर साल, क्योंकि लोगों को ये बताया गया कि देखो ये तो तुम्हारे ऊपर एक कल्चरल इन्वेजन करते हैं। फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर के नगमे वहां पर गाए जाते हैं। इट हैज नथिंग टू डू कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो एक बहुत बड़ा शायर था, और उसको वहां पर बंगाली में सारे लोग जो थे वो इतनी इज्जत से और उससे करते थे। हम कहते थे कि नहीं जी, रविंद्रनाथ टैगोर को का आप सुनते क्यों हैं, आप नजरुल इस्लाम को क्यों नहीं सुनते हैं? भाई वो नजरुल इस्लाम को भी सुनते हैं, लेकिन टैगोर को सुनते हैं, तो इसमें क्या खराबी है? तो ये जो हमारी इनसेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लोकल कल्चर्स, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल एथनिसिटी, और हम समझते हैं कि ये एक हमारी सुपीरियर लैंग्वेज है, ये सुपीरियर कल्चर है, ये सुपीरियर एथनिक ग्रुप है, इससे बड़ा नुकसान हुआ इस पाकिस्तान को, और इस पाकिस्तान नहीं चाहता। मेरे अपने ख्याल में, मैं डिप्टी सेक्रेटरी होम था और मेरे पास सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती थी, कोई ऐसा उस वक्त तक ये नहीं था कि ये सेपरेट हो जाएंगे। वो ऑटोनॉमी मांग रहे थे, और ऑटोनॉमी में आप 1000 मील दूर हैं, तो अगर आप सेंट्रलाइजेशन को खत्म करके उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें, जो आपने 18th अमेंडमेंट में दी है प्रोविंसेस को, अगर उस वक्त दे देते तो पाकिस्तान आज इसी तरह कायम रहता, ये बांग्लादेश नहीं बनता। हाँ, बदकिस्मती से ये फैसले
मुश्किल हैं और टाइम के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत के बड़े ही रेडिकल डिसीजन हैं। You seem to be averse to most of these decisions, nationalization, etc. But the most thing being observed from your interviews with you is that कि जो permanent civil service का खत्म करना था, उसका जो constitutional protection थी, वो बड़ा damaging था, और उसके अलावा entries। अब सवाल ये है कि सिविल सर्विस, ये मेरा एक बेसिक फंडामेंटल सवाल है जो सारी चीज, कि सिविल सर्विस एसेंशियली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिटिक्स को फैक्टर इन नहीं करता अपनी लेट्स से वर्किंग में। सो या न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव और वो सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना एक पॉलिटिकल पॉपुलिज्म देखा तो उसका सिविल सर्विस से टकराव हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि वो सिविल सर्विस जो कॉलोनियल थी और लोगों के लिए थी, जब वो एक पॉपुलिस्ट या कोई पॉलिटिशियन आएगा तो वो उसके साथ कैसे को एग्जिस्ट करेंगे? देखिए, और ये बिल्कुल गलत है कि सिविल सर्वेंट जो हैं वो पॉलिटिक्स को फैक्टर इन नहीं करते हैं। आपकी पॉलिसीज जो हैं they are derived from the manifesto of the political parties, and the civil servants are obliged to implement them, and that is what the role of the civil servants is. They are not making policies. Even in this government, I can tell you from my personal experience कि सारे पॉलिसी के जो फैसले होते हैं वो कैबिनेट करती है, और कैबिनेट ड्राइव करती है कि पीटीआई का जो मैनिफेस्टो था उसमें एजुकेशन पे इन्होंने क्या कहा था, हेल्थ के लिए इन्होंने क्या कहा था, इंसाफ कार्ड इन्होंने करना था, इन्होंने एहसास का प्रोग्राम करना था। So we only ask the civil servants to implement them. So there is no clash, and I don't think मेरी जो disappointment जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से थी, he was a brilliant mind and I think कि अगर पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि अगर पूरी तारीख देखी जाए तो उसमें इतना ब्रिलियंट पॉलिटिशियन कोई नहीं आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पाकिस्तान को एक आगे की राह पे ऐसे लेके जाएंगे कि जो अयूब खान का गोल था कि हम मिडिल इनकम कंट्री बन जाएं, और हम उस जमाने में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी हमारी एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, उसको सेटबैक हो गया, और उसकी वजह से मुल्क जो है वो पीछे रह गया एज कंपेयर टू आवर कंपैरेटर्स। आप मुझे बताएं कि ये जो यूनिफाइड पे स्केल्स हैं जिसमें आप भी मौजूद हैं, आप कहाँ एक प्राइवेट सेक्रेटरी और एक न्यूरोसर्जन को आप 18 ग्रेड में कैसे इक्वेट कर सकते हैं? ये भुट्टो साहब करके गए हैं। अब हम न्यूरोसर्जन को ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, क्यों कि अगर उसको दिए तो उसके साथ जो 17-18 और पोजीशंस हैं जो इतनी ज्यादा अहम नहीं है उनको भी देना पड़ता है। तो ये चीजें जो थी, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखें, इतने अच्छे अच्छे इदारे थे हमारे, एफसी कॉलेज लाहौर था, एमर्सन कॉलेज मुल्तान था, एडवर्ड कॉलेज पेशावर था, गॉर्डन कॉलेज पिंडी था, बड़े अच्छे इदारे थे, वो सारे उन्होंने नेशनलाइज कर दिए। उसकी वजह से हमारा तालीम का जो निज़ाम था, बैंक सारे जो थे वो खत्म हो गए। 25% जब मैं आया हूँ तो एनपीएल से बैंकों के, वहां पर पॉलिटिशियंस लोन ले लेते थे, वापस नहीं करते थे। बिजनेसमैन जो कनेक्टेड थे गवर्नमेंट के साथ वो लोन्स ले लेते थे, कभी वापस नहीं करते थे। तो ये खराबियां हुई। तो मेरी पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी। उनकी जो फाइलों पे नोट्स आते थे उमर, मैं पढ़ने के काबिल है कि ये ऐसा काबिल आदमी पाकिस्तान को मिला है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे ले जा सकता था, उसलिए मुझे थोड़ी सी अफसोस हुआ है। मगर व्हाट डू यू से कि इवन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स थी, किसी ने भी वो जो उनकी वो जो स्केल्स और वो जो उनका सिस्टम था उसको रिवर्स नहीं किया। उसका क्या मतलब था कि क्या इसको पब्लिक में एक पजीराई थी कि ठीक है इनको जो जो स्टील फ्रेम है सिविल सर्विस का इसको ब्रेक कर दें, या इट वाज जस्ट कि अब रिवर्सल नहीं हो सका उसके बाद? नहीं, तो वो देखो, तुम्हें पता है कि स्टेटस को में
कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है। जी तो बिल्कुल। ज़ियाउल हक साहब का जो एजेंडा था वो कुछ और था। वो एजेंडा ये नहीं था कि हम डीनेशनलाइज कर दें या प्राइवेट सेक्टर को वापस दे दें या हम जो है वो सिविल सर्विस के साथ जो हुआ है उसको खत्म कर दें। उनकी राह कुछ और थी, वो अपने उस राह पे चलते रहे, इसलिए इस चीज को उन्होंने अहम नहीं समझा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया कि कभी ये नहीं होता था कि सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पुलिस रिजीम चेंज के साथ वो भी चेंज हो जाएं, ये कभी नहीं होता था। तो एक गवर्नमेंट आई वो अपने लोगों को ले आई, दूसरी गवर्नमेंट जब वापस आई तो वो अपने लोगों को ले आई। तो ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ सिविल सर्वेंट का, इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। तो उन्होंने क्यों रिवर्स करना था, क्योंकि उनको तो ये सूट कर रहा था। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी कुडंट गेट एनीथिंग डन। अच्छा, अब जरा आपकी उसकी ट्रांजिशन की तरफ आते हैं। सो आफ्टर सर्विंग लाइक 13-14 years you choose to again go abroad and do a PhD and then finally transition towards World Bank. अब एक तरफ तो CSP is your dream and kind of public service, and then you after 1 decade you are again leaving. So what were the drivers for you to kind of leave everything and then pack bags and go to Boston and then to Washington DC and everywhere? नहीं, बॉस्टन के बाद तो मैं आके मैंने सर्व किया। मैं सर्व किया 79 में गया हूँ, मैं 79 में गया हूँ। you got an opportunity. बात ये हुई कि देखो वर्ल्ड बैंक अगेन इज ए वेरी कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो हर यंग मैन और वुमेन का ये ड्रीम होता है कि आपने पाकिस्तान में तो compete कर लिया, अब दुनिया में compete करके दिखाएं कि आप वाकई अहल हैं, काबिल हैं कि आप उनको भी बीट कर सकते हैं। तो एक कंपटीशन था, उसमें पोस्ट एडवर्टाइज हुई, मैंने भी अप्लाई किया और लोगों ने भी अप्लाई किया, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया। मेरा इरादा ये था कि मैं 3 साल वहां रहूंगा और 3 साल के बाद एक्सपीरियंस गेन करके और अपने आप को सेटिस्फाई करके कि मैं जो हूँ वो इंटरनेशनली भी compete कर सकता हूँ, वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। मगर अल्लाह का करम ये था कि मैं जब भी अपनी वापसी की बात करता था, प्रमोशंस हो जाती थी मेरी वर्ल्ड बैंक में। तो मैं 7 दफा प्रमोट हुआ हूँ वहां पर। और वहां भी आपको पता है कि सीनियरिटी पे नहीं होता है, कंपटीशन पे होता है। तो वो फिर मुझे ये ख्याल आया कि भाई ये मैं बड़ी जाती कर रहा हूँ, आई शुड नॉट कंटिन्यू इन दिस सिविल सर्विस, और मैं जब जाऊंगा तो मैं मुल्क की खिदमत किसी और कैपेसिटी में करूंगा। लेकिन मैं ये बताऊं कि अगर मैं 20 साल की वर्ल्ड बैंक की एक्सपीरियंस नहीं होती तो मैंने जो स्टेट बैंक में आके काम किया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ काम किया है वो मैं कभी नहीं कर सकता था। मैं सिविल सर्विस में भी होता तो शायद बन जाता मैं गवर्नर, लेकिन मेरी वो अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं होती। तो ये लोग जो कहते हैं कि जी ये बाहर के एजेंट हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, IMF के हैं, इनको ये ख्याल नहीं आता कि जब आप बाहर काम कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि इस मुल्क की कामयाबी किस तरह हुई है और इस मुल्क की फेलियर कैसे हुई है, और आप जब को मौका मिलेगा तो आप पाकिस्तान में क्या चीज करेंगे कि आप अवॉइड कर सकें वो फेलियर्स और कंसोलिडेट करें उस सक्सेसेस को। तो आपकी अपनी जो अहलियत है और आपकी कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। अब देखें ओवरसीज पाकिस्तानीज हम लेके आ रहे हैं अच्छी अच्छी पोजीशंस में, उनका जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंप्रेसिव है एज कंपेयर टू दी अदर्स। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो आपके मुल्क के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, बजाय इसके हम रिजेंट करें इसको, हम उनको बुरा भला कहें, हम उनको एजेंट कहें, हम उनका इस्तेमाल करें पाकिस्तान की तरक्की के लिए। आप जब 80s में आपने बहुत ज्यादा काम किया वर्ल्ड बैंक की तरफ से अफ्रीका में, फिर सेंट्रल एशिया में भी लेटर, अफ्रीका में यू हैव बीन डीलिंग विद डिक्टेटर जो उस वक्त कोई
आ रहा है जी वो तो वैसे आपकी स्टोरी तो फिल्म की स्टोरी लगती है कि एक किसी ने कब्जा कर लिया, गोलियां चल रही हैं और गोलियों की बौछार है. How was the experience of navigating those dictators, और स्पेशली डिक्टेटर्स हमारे ज़हन में और तरह हैं, लेकिन जो बड़े कह लें नाइव और रूथलेस और इवन चाइल्डिश. देखो, ये बड़ा तुमने पॉइंटेड सवाल पूछा है. देखो, सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो हुआ 24-year-old फ्लाइट लेफ्टिनेंट जेरी रॉलिंग्स. अच्छा उसने जी. कूद किया घाना में और वो घाना बन में. गया प्रेसिडेंट. अच्छा, तो 24 साल का लड़के को ये नहीं पता था कि मैंने किस तरफ रुख करना है. तो उसके कोई साथी जो थे वो कहते थे जी क्यूबा और रशिया से मदद लो, कुछ कहते थे जी वेस्ट से मदद लो. तो ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड. अल्लाह का फजल था या क्या था, एक एक्सीडेंट हो गया कि उसका एक दोस्त जो था वो मेरा भी जानने वाला था. मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो उस वक्त से मेरी उससे जान पहचान थी, तो वो मिल गया मुझे. कहता है कि अच्छा तुम आए हो वर्ल्ड बैंक का मिशन लेकर, तुम्हें तो इसका कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं तैयार होगा. हेलो. जी जी, प्लीज कैरी ऑन. हाँ हाँ, वो अभी कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि वो तो उस तरफ जा रहा है, क्यूबन्स. और बाकी उस गेस्ट हाउस में क्यूबन्स भी मौजूद थे. तो कहता है अच्छा मैं एक तरीका निकालता हूँ, वो ये कि मैं उसको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो है, वो वॉशिंगटन से आया है और वो आपको मिलना चाहता है, वो आपका बड़ा एडमायरर है कि आपने इतनी यंग एज में. तो मैं चला गया, रात के 12 बजे उसने मुझे बुला लिया अपने घर पे. और मैं कहूँ कि ये रात के 12 बजे मैं क्या करूंगा. तो उसने मुझसे सवालात पूछने शुरू किए. एंड वेरी नाइव पर्सन. वो कहता था मैंने इस मुल्क से करप्शन खत्म करनी है. मैंने कहा करप्शन तो आपकी पॉलिसीज की वजह से हुकूमत की है कि आपकी सीडी की ऑफिशियल प्राइस तो 4 सीडी $1 है, लेकिन जब आप इंपोर्ट लाइसेंस देते हैं उसके बाद वो 25 सीडी में बेच देता है. तो वो करप्शन तो आप होगा, आम आदमी को तो फायदा कोई नहीं होगा इसका. तो उसको वो बातें जो रात भर हुई तो समझ आ गई. फिर इत्तेफाक से दूसरे रोज इनकी आपस में गन फाइटिंग हो गई. द प्रो वेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द काउंसिल एंड द एंटी वेस्ट जो प्रो क्यूबन थे वो मारा गया. जो प्रो क्यूबन और प्रो रशिया था, उस फैक्शन का लीडर मारा गया और इनकी को एक्सपेल कर दिया. क्योंकि जो मारा गया तो उन्होंने वेस्टर्न वालों ने कहा कि जी ये तो आपके खिलाफ बगावत कर रहा था, ये तो आपको ओवरथ्रो कर रहा था. तो ये वेस्टर्न ग्रुप जो था ये आ गया और फिर इनके साथ फिर मैंने काम किया. और अल्लाह के फजल से पूरी इकोनॉमी जो थी घाना की वो एक क्राइसिस से एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच गई. तो उसकी वजह से मुझे वर्ल्ड बैंक में बड़ी अप्रिसिएशन हुई. एकदम से मैं 2 साल की भी सर्विस नहीं थी कि मैं प्रमोट हो गया और मुझे नाइजीरिया भेज दिया गया. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देन आप इस दौरान वर्ल्ड बैंक में, लेटर फिर सेंट्रल एशिया में भी, still you find time and you have an interest, you write a book on Pakistan which is called The Economy of Elitist State. Right. This is perhaps one of the, maybe you're the first one who have brought the word elite into an academic or policy literature. तो ये जो elite का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया, और ये एलीट है कौन? क्योंकि सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट में वो एक दूसरे को एलीट कहते हैं. मैं भी हूँ और तुम भी हो एलीट. बात सुनो, ये अपने आप को हमने दोगलापन नहीं दिखाना है. हमने बिल्कुल कन्फेस करना है कि तुम और मैं उस एलीट का बिल्कुल एक इंग्रेडिएंट हूँ. ये पाकिस्तान में जो किताब का मैं आता रहता था पाकिस्तान, हर छुट्टियों में आता था, हर मौके पर आता था. तो आई केप्ट इंटरेस्ट और वहां से भी मैं पढ़ता रहता था पाकिस्तान के मुताबिक. तो जब ये किताब लिखी तो इस पे जो मैंने रिसर्च की तो पता चला कि जो एजुकेशनल सिस्टम ले लें आप,
फाइनेंशियल सिस्टम ले लें, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, जो चीज आप खोलते हैं, the benefits of that are going to a very small proportion. या तो लैंडलॉर्ड्स को, फ्यूडल्स को जा रहे हैं, या सेठों को, या बिग बिजनेसेस को जा रहे हैं, या एजुकेशन में भी जो अच्छी स्कूल्स और कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनके तालिब इल्मों को जा रहे हैं। हेल्थ में भी सिविल अस्पताल में बेचारा गरीब जो है वो धक्के खा रहा है, और जो अमीर है वो सारी ड्रग्स और सारी लेके चला जाता है। सो दैट ब्रॉट मी टू दी कंक्लूजन कि जब तक कि इस एलिट कैप्चर को आप खत्म नहीं करेंगे, यहाँ पर शेयर्ड ग्रोथ मॉडल नहीं है। और मैं कुछ अरसे ईस्ट एशिया का चीफ इकोनॉमिस्ट रहा अफ्रीका के बाद, और मुझे चाइना और दूसरे मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह जाने का मौका मिला, और मैंने ईस्ट एशिया मिरेकल को पढ़ा और स्टडी किया। तो आई केम टू द कंक्लूजन कि उनका तो शेयर्ड ग्रोथ मॉडल है, जिसकी वजह से वो कहां से कहां पहुंच गए हैं, और हमारा जो है वो एक एलिटिस्ट ग्रोथ मॉडल है। The state has been captured by the same elite, and the markets have been rigged by the same elite. So जो state का है काम कि distribute the benefits among the masses, वो भी नहीं हो रहा, और markets का काम है कि allocate the resources efficiently, वो भी नहीं हो रहा। तो हम तो दोनों तरफ से squeeze हो गए हैं। So that was the genesis of my book, और मैंने इसको अपडेट किया है उमर, ये 2019 में इसका सेकंड एडिशन आया है, और उसको मैंने अपडेट किया है इसको, किताब को, लेकिन मेरा थीसिस अभी तक कायम है। आपका ये थीसिस और उसके साथ दूसरा थीसिस, जाहिर है उसका सोल्यूशन पार्ट जब आता है कि जी एलीट को कैप्चर को खत्म करना या शेयर करना, वो फिर इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी करें, जो मार्केट्स को एफिशिएंटली रन कराएं। मगर ये जो इंस्टीट्यूशन है, अभी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे बड़ी डिस्कशन हुई व्हाई नेशंस फेल की, जो मशहूर किताब है उसमें भी। लेकिन मेरा एक बड़ा स्टूडेंट लेवल का मैं अगर बात करूं कि इंस्टीट्यूशन वो आएंगे कहां से, इंस्टीट्यूशन से पहले क्या होगा, कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं या बन रहा है, उससे पहले क्या होगा जिसमें वो इंस्टीट्यूशन आएंगे, वो एनवायरनमेंट कैसी होगी? नहीं, बात ये है कि if you bring the right person for the right job, you can make a difference of the institution. देखो, PIA जो था वो नूर खान के जमाने में जिस हाइट पे पहुंचा था, वो उसके बाद खत्म हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि there was an individual you selected on merit and he was committed to turn to the company around. और ऐसी बहुत सारी तुम्हें एग्जांपल्स मिलेंगी पाकिस्तान में भी, जहां आपने सही आदमी को सिलेक्ट किया और उसको मौका दिया, उसको ऑटोनॉमी दी कि वो काम कर सके। जहां मसला आता है वो ये है कि आपने उसको सिलेक्ट तो कर लिया आदमी को, लेकिन उसके हाथ बांध दिए, उसको कहा कि आपने इतनी नौकरियां मेरे बंदों को देनी है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे जानने वालों को देना है, देन द इंस्टीट्यूशन फेल्स। तो इसका मेरी किताब में एक बॉक्स है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेता हूं किसी इंस्टीट्यूशन पे और तुम्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी देता हूं विद द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तुम क्या करोगे? तुम डाउन द लाइन कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट करोगे ताकि तुम वो परफॉर्मेंस पे पहुंच सको। अदरवाइज योर नेक इज ऑन द न्यूज, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो हमने इस वक्त काम किया है कि सिलेक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर्स शुड बी ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट ऑन सिफारिश। पहले तो ये होता था, एंड यू वुड नो दिस, कि एक फोन चला जाता था कि जी इशरत हुसैन को इसका चेयरमैन बना दो। क्या तरीका था, क्यों बनाया गया है, कोई इसका पूछने वाला नहीं था। अब आप हर पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज करेंगे, उस पे एप्लीकेशंस आएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यूज होंगे, और पैनल जो है वो कैबिनेट के सामने जाएगा और वहां डिस्कशन होगी कि ये मौजू है कि नहीं है।
So that I think has brought in some very competent Pakistanis from abroad. हांगकांग से, जद्दा से, दुबई से, लंदन से लोग जो हैं अपनी नौकरियां छोड़कर वो पाकिस्तान आए हैं, क्यों कहते हैं पहली दफा हमें बगैर कनेक्शंस के जो है वो यहाँ पर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अच्छा, आपके पाकिस्तान आने पे भी थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू चाहूंगा कि यू हैव बीन काइंड ऑफ लेवर्ड इनटू पाकिस्तान। 96 की केयर टेकर कैबिनेट में भी गालिबन आपको ऑफर हुई, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में यू वर ऑफर्ड डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, एंड देन फाइनली 1999 में यू आर ऑफर्ड। सो पहले आपने वो ऑफर्स जो हैं वो आप टर्न डाउन करते रहे, और देन फाइनली यू टुक ओवर एज गवर्नर स्टेट बैंक, एंड देन यू आल्सो मेंशन और यू आर कोटेड कि जी मोस्ट ऑफ योर पीपल अराउंड यू, योर वेल विशर्स, दे वर अगेंस्ट इट। सो उस वक्त क्या हालात थे कि आपने सोचा कि आप अब चले जाएं, पहले नहीं गए? नहीं, वो दो वजूहात थी। एक तो ये थी कि देखे 3 महीने के लिए अगर मैं केयर टेकर में आता तो मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था ना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 0 होता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, बड़े सरताज अजीज साहब ने मुझे कराया, तो मैंने कहा उनसे कि देखें आप ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं अगर वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हुए तो मैं तो फिर एज ए डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन उनको अप्रूव नहीं करूंगा। तो उन्होंने बरजस्ता मुझे कहा कि नहीं, हम आपको चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। मैंने कहा जी मैं तो इस काम के लिए नहीं आ रहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी बनूं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तो आ रहा था कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको ऐसे टर्न अराउंड कर दूं ताकि आपकी इकोनॉमी जो है मजबूत हो जाए। तो जब ये बात होती है कि आपको पता है कि आप ये कर नहीं सकेंगे, आपका जो इस वक्त स्फीयर है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं वो लिमिटेड है, तो आप खाली एक नौकरी के वास्ते या एक ओहदे के वास्ते अपने आप को क्यों खराब करना चाहेंगे। तो दैट इज द रीजन आई डिडंट कम। इसमें ये हुआ कि एक तरफ तो मुझे ये अंदाजा था कि अब नाउ आई हैव डन इनफ एट द स्टेट बैंक, द वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर तक पहुंच गया हूँ, 20 साल की नौकरी हो गई है, बस मैं अब वापस पाकिस्तान जाना चाहिए मुझे। दैट वाज माय ओन इंक्लिनेशन। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये हो गई, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने मुझे तलाश किया, मैं अलमाटी में था, वहां से मैं यहाँ पर आया, ये 12 जनरल्स बैठे हुए थे, इन्होंने मुझे इंटरव्यू किया और इन्होंने कहा कि जी हम आपकी किताब इकोनॉमी फैसिलिटी स्टेट पढ़ी है और हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसी तरह से इस्तवार करें। तो मैंने कहा जी आपने इसके लिए मुझे खुली छुट्टी देनी होगी, आपने कोई इसमें इंटरफियर नहीं करना होगा, अगर आपने इंटरफियर किया तो फिर तो मेरा काम नहीं हो सकेगा। तो वो कहने लगे जी हमें तो इकोनॉमिक्स कोई आती नहीं है। तो फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ से उन्होंने मुलाकात कराई, तो प्रेसिडेंट को भी मैंने यही कहा कि जी अगर आपने मुझे खुली छुट्टी देनी है कि जो मैं मुनासिब समझता हूँ इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि समाज में हालात बहुत खराब थे, हमारा न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद से पाकिस्तान हैड बिकम ए पारिया और 11 बिलियन डॉलर्स के जो वो थे उन्होंने डिपॉजिट्स पाकिस्तानीज के वो खत्म कर दिए थे, फ्रीज कर दिए थे। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 हो गया था, रिजर्व जो थे वो 300 मिलियन डॉलर के थे उस वक्त। तो मैंने कहा जी चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन इसको रिवाइव करने के लिए यू हैव टू गिव मी फुल सपोर्ट एंड ऑटोनॉमी। तो उन्होंने एग्री किया। तो आई थॉट के तो मेरी फैमिली, मेरी बच्चियां, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी सब इसके अगेंस्ट थे, मेरे दोस्त जो थे वो अगेंस्ट थे कि इतनी जबरदस्त तुम वहां नौकरी कर रहे हो और उसको छोड़ के आके यहाँ पाकिस्तान में धक्के खाओगे, बदनामी होगी, तुम्हारी टांग खींचेंगे लोग, तुम्हारे ऐसे की तैसी कर देंगे। मैंने कहा नहीं जी, आई विल टेक अ रिस्क, अगर हो गया कुछ तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और 6 साल के बाद वही लोग फिर जो थे वो मुझे मुबारकबाद देते थे कि जी आपने तो बड़ा टर्न अराउंड कर दिया बैंकिंग सेक्टर को, स्टेट बैंक को, रिजर्व्स जो थे वो अब 16
बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं, एक्सपोर्ट्स 3 गुना हो चुकी हैं। तो ये एक अल्लाह का करम था कि उसने मौका दिया। तो दिस इज हाउ आई लैंडेड अप इन पाकिस्तान। And the turnaround is well documented. मतलब up to this is the time even when we had also started service and we kind of got to know okay जी स्टेट बैंक का जो रिवाइवल है, और मैं अब उसमें पर्सनल ले आऊँ कि मैं स्टेट बैंक में डेपुटेशन पे काम भी कर चुका हूँ, तो वो मेरा पर्सनल भी ज़ाहिर है उसमें आई कैन ब्रिंग दैट कि हाउ वेल द सिस्टम्स आर, और वो जो सारा है मेरिट बेस्ड है, स्कॉलरशिप्स हैं, और जो एक ज़बरदस्त बात है कि लोगों को खुले कहा कि बाहर चले जो स्टेट बैंक के पैसे पे बगैर कुछ पूछे, एंड देन द एचआर हाउ इट इज डेवलप्ड, सो दैट इज प्रीटी वेल डॉक्यूमेंटेड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इज इट अ पर्सन सेंट्रिक थिंग? तो फिर ये रेप्लिकेशंस क्यों नहीं होती बाकी इदारों में, उसमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? नहीं, इंस्टीट्यूशनल मॉडल तो मैंने बना दिया। देखो, लम्स ने बोथ आईबीए पर और एसपीपी के टर्न अराउंड पर केस स्टडीज तैयार की हैं जो वो पढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस स्कूल में। तो उसमें उन्होंने उसको एसेंस कर दिया है कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आई हैव बीन अवे फ्रॉम द स्टेट बैंक फॉर 15 years, but even today the state bank is as good as it was during my days. So ये जो पर्सन होता है ना कि मुझसे पहले तबाही थी और मेरे बाद अप्रेमा डिलूश, आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरी अपनी सोच ये है कि मुझसे पहले जो लोग थे वो इस मुकाम तक लेके आए इस इदारे को, मुझे मौका मिला है, मैं इसको यहाँ से लेके आगे लेके जाऊंगा, और मेरे बाद जो लोग हैं वो आके इसको और भी आगे लेके जाएंगे। मुझे 2 दफा एक्सटेंशन के लिए कहा, बोथ फॉर स्टेट बैंक मुशर्रफ साहब ने और गवर्नर सिंध ने फॉर आईबीए। आई रिफ्यूज्ड। आई सेड कि अगर मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है तो मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई खराब काम किया है तो मैं डिजर्व नहीं करता कि मैं यहाँ पर वापस एक्सटेंशन लूं। तो मेरी तो बड़ी क्लियर पिक्चर है कि आपने को जो टास्क है वो आप इंडिविजुअल के बेसिस पर ना करें, आप इंस्टीट्यूशन की बेसिस पे करें। और ये दोनों इदारे आप देख लें कि अल्लाह के फजल से इस वक्त भी बड़ी नेक नामी है उनकी पाकिस्तान में। नो डाउट। लेकिन एक अब एरिया है, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, हमने पहले भी डिस्कशन की। मैं कोर्ट बैरल है ऐसा जबरदस्त तो नहीं, लेकिन मौजूद है। आपके कुलीग रहे हैं फारूक रहमतुल्लाह साहब, ही कमेंट्स, एंड आपने खुद भी बीच में कहा कि ऐसा कुछ सूरत हाल है कि जो सक्सेस आपको मिली स्टेट बैंक में, माइक्रो फाइनेंस को, इस्लामिक बैंकिंग को, ये जो बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स हैं जो कि बड़ी पाथ ब्रेकिंग है, उस लेवल की सक्सेस जो है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में नजर नहीं आ रही। उसमें स्लो है, और वो जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है ड्रेनिंग द स्वैम्प, जब भी गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना हो। तो डू यू थिंक दैट ये इसमें सक्सेस के ना होने की क्या वजूहात हैं, क्या इसमें चैलेंजेस ज्यादा हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। दिस डायग्नोसिस इज कंप्लीट, और जो तुम कह रहे हो मैं उससे एग्री करता हूँ। डिफरेंस जो मेन है, आई वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ both the institutions. So I had the authority to make the strategy and execute that strategy. And I was accountable for the results. In the civil service reform, I was chairman of a commission which had to give its advice to the government of the day. वो government of the day जो खत्म हो गई, वो नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि जी हमारी और प्रायोरिटीज हैं, हम इस पे अमल नहीं करेंगे। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यूसुफ रजा गिलानी साहब, बड़े मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली कहा कि देखो हम तो नए नए आए हैं, हमारे तो बहुत सारे काम अभी करने हमने, तो अगर हम इस पे चले गए तुम्हारी रिपोर्ट्स पे तो हमारा सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर जो है वो तो खत्म हो जाएगा, हम किससे काम लेंगे। तो ही डिडंट डू दैट। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी मुझे कहा कि जी हम आपकी रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मेरा ख्याल है कि इंटरनल वहाँ रेजिस्टेंस थी, उसकी वजह से वो ना कर सके। तो ये जब आए इमरान खान साहब, तो इन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपकी ये रिफॉर्म्स को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन आज भी मैं
एडवाइजरी कैपेसिटी में हूँ, मेरे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। वो रिकमेंडेशंस जो इम्प्लीमेंट करना है वो तो लाइन मिनिस्ट्री से करना है, वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने करना है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने करना है, वो एकेडमीज ने करना है, वो दूसरे इदारों ने करना है। तो ये मेन डिफरेंस है। बट आई डू नॉट गिव अप, आई परसिवियर। और एक वक्त आएगा कि इफ आई सी कि आई एम नॉट मेकिंग एनी हेडवे, आई वुड से गुड बाय, एंड आई थिंक दैट विल बी द डे आई फील के आगे की गाड़ी जो है वो नहीं चल रही है। इंसान को एसेस करना चाहिए। अभी तक मुझे प्राइम मिनिस्टर की बहुत सपोर्ट है, वो खुद बहुत ज्यादा इसमें कमिटेड हैं। उन्होंने जितनी भी प्रमोशंस की हैं वो सारी मेरिट पे की हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में एक बीज बोया जा रहा है जिसके जो फल हैं वो आगे जाके मिलेंगे। तो मेरी तो अभी तक यही है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। नहीं, इट इज स्टिल मूविंग एंड देयर इज अ होप ऑफ कोर्स। अब वक्त बड़ा हमारा तकरीबन खत्म होने के करीब है। मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। आई वांट टू पिक योर ब्रेन्स ऑन लर्निंग ऑन यूनिवर्सिटीज बिकॉज आईबीए हैज आल्सो बीन अ लेट्स से अ फेदर इन योर कैप। और मैं अभी पढ़ रहा था तो देयर बीन फैसिनेटिंग प्रोग्राम्स व्हिच यू इनिशिएटेड। मसलन देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन फैमिली बिजनेस। अब जी हमारे फैमिली बिजनेस है लेकिन उसको कोई पढ़ाता सिखाता नहीं है। इंडिया की मिसाल थी, वहां पे एसपी जैन इंस्टीट्यूट है। And then I saw a program which was called as a student development program, which मेरा जी बहुत पसंदीदा एरिया है खुद भी, कि स्टूडेंट्स को एज ए एडल्ट लर्निंग लेके चलें। what how was the experience? और अब इसको दूसरी यूनिवर्सिटीज में कैसे इसको किया जाए, डिफ्यूजन कैसे की जाए, और कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किताब हो और इम्तिहान पास करें, और इम्तिहान भी रोट लर्निंग से, ये जो एक ट्रेनिंग पार्ट है और जो स्किल बिल्डिंग पार्ट है, इसको कैसे हम ज्यादा फैलाएं? देखो उमर, इसमें मैं आपको जो सक्सेस हुई है वो बता सकता हूँ। IBA was the first institution to set up the Center for Entrepreneurship Development in collaboration with Tufts, not Tufts, but Babson College in Boston. और वो रेप्लिकेट हुआ है। वो हमारी जितनी भी बिजनेस स्कूल्स हैं सब ने एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर किए हैं और माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सो वी लेड द वे बट इट रेप्लिकेटेड। फैमिली बिजनेस का मुझे इसलिए ख्याल आया कि जब मैं स्टेट बैंक में था तो ये मेरी कोशिश ये थी कि SME फाइनेंसिंग को मैं आगे लेके जाऊं। वहां मैंने देखा कि वहां पर जो फैमिली बिजनेसेस हैं उसमें खानदानों में आपस में जब तक समझौता रहता है और यकजहती रहती है वो फैमिली बिजनेसेस ठीक तरह से काम करते हैं। लेकिन जहाँ फूट पड़ जाती है या भाइयों में ना इत्तेफाकी हो जाती है वो फैमिली बिजनेसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इंडिया में काफी केस स्टडीज बनी हुई थी इसके मुताबिक। तो मैंने एसपी जैन के साथ कोलैबोरेशन करके ये फैमिली बिजनेसेस का प्रोग्राम शुरू किया ताकि हम अपने फैमिली बिजनेसेस को बता सकें कि कैसे कामयाब होंगे आप। तो उसकी जेनेसिस ये थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतना दूसरी इंस्टीट्यूशंस में कामयाब नहीं हुआ। अब वी हैव टू जस्ट रैप। उसमें किताब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रिवील करती हैं। मसलन किताब ये रिवील करती है बड़ी इंटरेस्टिंग आपके बारे में कि यू नो मोर अबाउट फैशन इंडस्ट्री देन योर वाइफ। क्या ये सच है कि जी एज ए इकोनॉमिस्ट एंड देन एज ए एकेडमिक you have an interest in fashion and you have an interest in KG brands and everything? क्या ये सच है? ये सच है। I keep interest in the other side of the life also. इसीलिए मैं नेशनल एकेडमी ऑफ आप परफॉर्मिंग नापा आर्ट में का, भी रहे हैं, इंडस वैली को भी आप करते रहे हैं, उसकी सरपरस्ती भी। इंडस वैली में रहा हूँ, इंडस वैली का चेयरमैन रहा हूँ। तो मुझे ये शौक है और मैं समझता हूँ कि इंसान कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक जब तक कि उसको दूसरी साइड जो है उसकी तरफ भी अपनी कशिश होनी चाहिए।
जब आप इस तरफ जाते हैं तो फैशन एंड डिजाइन एंड ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो आई थिंक आई हैव टू कीप अब्रेस्ट ऑफ दैट. तो मेरी बेगम ने एक अखबार वाले को ये बता दिया कि ये तो मुझसे ज्यादा जानते. तो दैट स्टोरी हैज टेकन ओवर, It's व्हिच इज very interesting, and I think my wife would also kind of judge me now because I do not know anything about fashion. Most of our friends actually do not know anything about fashion. I think you are giving us competition on that, Dr. Ishrat. It has been interesting. ये I would recommend everyone जो ये देख रहे हैं, खुसूसन young students, कि आप ये किताब पढ़ें. पाकिस्तान में मेरी और आपकी जब डिस्कशन हो रही थी, पाकिस्तान में बायोग्राफीज बहुत ही कम लिखी जाती हैं. पीपल आर शायद वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते. बट देन यू सी एग्जांपल, बिकॉज व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट यू, वी आर रीडिंग अबाउट दोस एरा 60s 70s एंड 80s एंड देन द एक्सपीरियंसेस. तो मैं सबको इस प्लेटफॉर्म से ये जरूर कहूंगा कि इसको ये किताब, ये कब आएगी डॉक्टर साहब किताब मार्केट में, कुछ के बारे में बताइए. ये मेरा ख्याल है कि मुझे लिबर्टी पब्लिशिंग हाउस कर रहा है, वो जून तक मेरा ख्याल है ये किताब आएगी. होपफुली अगर कोरोना कुछ रिलैक्स हो तो वी माइट हैव सम इवेंट्स. जी. कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है राय अम्मार अहमद का. वो पूछते हैं कि सर यू हैव रिटन गवर्निंग द अनगवर्नेबल बुक, व्हाट वाज योर मोटिवेशन behind this book and this work? What motivated you? देखिए, मैं जब वुडरो विल्सन सेंटर गया तो वहां आपको पता है उमर कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, इट इज अ रिजर्वोयर ऑफ नॉलेज. वहां जितनी चीजें हैं मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं नहीं है. तो आई स्टार्टेड आस्किंग a simple question: why is it that Pakistan was ahead of all developing countries despite all the difficulties during first 40 years of its existence? 6.5% growth था. और 1990 के बाद से 2015 तक Pakistan has become a laggard in South Asia. So I wanted to find an answer to this question. फिर मैंने रिसर्च की, वहां जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो जितने भी लिटरेचर में हाइपोथेसिस थे उनको मैंने एम्पिरिकली टेस्ट किया और उनको रिजेक्ट किया. और उसके बाद आई केम टू द कंक्लूजन कि इट इज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस बिटवीन द फर्स्ट पीरियड एंड द सेकंड पीरियड. एंड दैट इज आल्सो द थ्योरी जो कि असिमोग्लो और रॉबिन्सन की भी है, व्हाई नेशंस फेल. तो आई गॉट लॉट ऑफ रेटिफिकेशन from the cross country experience also. फिर IMF की स्टडीज थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडीज थी, फिर ये सारे गवर्नेंस के इंडिकेटर्स थे which actually fortified my belief that पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की वजह से हम पीछे जा रहे हैं. तो इसलिए ये किताब लिखी गई. और इसके एक और उसका मैं बता दूं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को लेते हैं पार्ट ऑफ गवर्नेंस. मैंने इस किताब में लिखा है कि जुडिशरी, मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सर्विस, सोसाइटी एज ए होल, we are all responsible for the country being ungovernable. That is the distinctive feature of my book. I don't blame just the government of the day, but all of us together are entangled in this ungovernable nature. अच्छा, मैं ये दूसरा सवाल है एक धर्म विशन दास का. वो पूछते हैं कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी मोर देन हाफ पोजीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, क्लर्क्स एंड असिस्टेंट्स एंड वगैरह. और आपका ये आपकी तरफ से किताब में भी मेंशन है कि ये रिडंडेंट हो जाएंगी. तो उसमें आपके क्या व्यूज हैं? और मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगा कि फिर एक तरफ हमें अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जा रहे हैं कि मजीद लाखों लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट पे उनका बोझ भी है. तो इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, government today, provinces and the federal employ only 6% of the total labor force of Pakistan. ठीक है? तो ये कहना कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, इट इज नॉट ट्रू. बट वी वांट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट.
We want to bring in teachers, health workers, social workers, community workers, जो के लोगों के problem solve कर सके. We don't want clerks and assistants who have become redundant because of the e-government. तो उनकी जगह पर हमें टीचर्स इतने चाहिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचर्स चाहिए. So we are substituting the unskilled labor with the skilled labor in the government. और ये 71,000 पोजीशंस जो खाली हैं, इनकी गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि इसको अब हम फिल नहीं करेंगे, इसको एबॉलिश कर देंगे. लेकिन हम टीचर्स को और भर्ती कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं. इसी तरह से जो सोशल प्रोटेक्शन का हमारा एहसास का इदारा है, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं. तो ये चीजें जो हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में होगी. लेकिन जो इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, कि मेरे पास 5 क्लर्क्स बैठे हुए हैं जो एक आदमी की भी जरूरत नहीं है, तो उनको एम्प्लॉय करके क्या फायदा है. राइट. एक क्वेश्चन है आसिम इलियास साहब की तरफ से. वो पूछते हैं कि डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल सर्विस शुड बी रिस्टोर्ड? उस पे कंसेंसस कोई नहीं है. जब मैं नेशनल कमीशन का 2 साल तक मैंने काम किया है, और आई हैड कंसल्टेशंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे एग्री नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी. सो दैट इज अ नो नो एज फार एज आई एम कंसर्न. उसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि क्या आपका कोई ऐसा है, कोई थिंक टैंक वगैरह का कोई प्लान है? ये सवाल है फेसबुक पे, मैंने देखा है. कोई गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट से बाहर जो इस पे काम करेगा? क्योंकि बाहर मैं इस पे ऐड भी करना चाहूँ, जैसे हम बाहर पढ़े हैं तो वहाँ पे बहुत पॉलिसी और इस तरह के थिंक टैंक को बड़ा इनकरेज किया जाता है, जबकि हमारे पॉलिसी की बड़ी सेंट्रलाइजेशन है. तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि कोई ऐसी कोई होना चाहिए जो मुस्तकिल हो? एक कमीशन तो चले बन गया और उसके बाद नहीं, बात सही है, होनी चाहिए. आई थिंक देयर आर सम थिंक टैंक्स, उनको आप मजबूत कर सकते हैं. लेकिन नया थिंक टैंक आप मेरे लिए 80 साल की उम्र में बनाना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होगा. अनलेस उम्र तुम छोड़ के आ जाओ और मेरे साथ काम करो तो फिर हो जाएगा. I think you are still doing more work than the 40 years, and I think you will outclass them. इसके साथ ही हम गुफ्तगू को जरा conclude करेंगे. Maybe we will have some other sessions. It was very interesting, very rewarding discussion, very productive, और I think जो लोगों ने देखा है they would have benefited, और उससे ज़्यादा benefit होगा if they read the book. और इसमें पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री है, आपकी लाइफ है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इसमें इंफॉर्मेशन भी है और एनालिसिस भी है. तो आई वुड इनवाइट एवरीवन टू डू दैट. आई वुड कंक्लूड इट. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. It has always been a delight and pleasure to interact with you. And शुक्रिया बहुत बहुत उमर, तुम्हारे सवाल बड़े penetrating थे, बड़े incisive थे as usual. So I very much appreciate the work you did, कि तुमने किताब पढ़ी और इतने सवालात उसमें से निकाले तुमने. नहीं, it was मेरे लिए बड़ा ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था, और आपसे गुफ्तगू और बाकी लोगों को भी आपकी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला, who know you as an academic and the kind of journey you have come through. We those who live in Pakistan, we take it kind of for granted, but life जिन्होंने पाकिस्तान बनने के साथ शुरू की, हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ऐसे मजीद भी होगी. और भी थैंक यू.